ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, तो एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो रोग दिया है वो होता है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी से सभी लोग अवगत होंगे। ओबेसिटी बेसिकली ऐसे अगर हम देखेंगे तो खुद में एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसके कारण बहुत सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, काफी सारे रोग इसमें जुड़े जाते हैं, तो ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बन जाता है, जिसका मेनली होता है कि हमारे शरीर का जो है वजन बढ़ जाता है। और वजन भी कौन सा, हमारे शरीर का जो बॉडी जो फैट होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मोटापा हिंदी में। ठीक है, सिर्फ एक ये कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, मतलब सिर्फ एक हम लुक वाइज ही लगता है कि हाँ भाई अच्छे खाते पीते घर के, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ दिखने में ही ये प्रॉब्लम नहीं करता है, इससे ज्यादा जो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ जाती हैं, जो कि अनेक कई रोगों को भी जन्म दे देती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिवियर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारे कोई हृदय के रोग हो जाते हैं, जो मधुमेह है, और जो हमारा उच्च रक्तचाप की बीमारियां हैं। कई बारी कुछ तरह के कैंसर्स भी जो ऐसा देखा गया है कि इस वजह से हो सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे शरीर का जो अनुपात है, मेरा जो वजन है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैसे तो उम्र का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, परंतु जो बेसिकली हम इसको देखते हैं, अपने हाइट और वेट का रेशो देखते हैं, तो वो हमारा अनुपात जो होना चाहिए नहीं होता है, तब हम उसको देखते हैं कि वो हमें ओबेसिटी या मोटापे की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें जो क्या, बीएमआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपनी हाइट को हम डिवाइड करते हैं किससे, अपने वेट से। ठीक है, हाइट को हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं, और अपना वेट जो होता है हमारा केजी में होता है, हाइट हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो इसका जब अगर हम इनको दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर जो हमारा हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जो हमारा बीएमआई इंडेक्स है, अगर हमारा 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होता है, तो उसका मतलब आप बिल्कुल एब्सोल्यूट ठीक हो, आपका रेशो बिल्कुल बढ़िया है, आपका जो हाइट के अकॉर्डिंगली आपका जो वजन होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 18.5 से भी कम है तो आप अंडर वेट हो। उससे वैसे किसी को कोई दिक्कत लगती नहीं है ज्यादातर। कुछ लोग होते हैं वो इससे भी परेशान रहते हैं, क्योंकि खुश कोई भी नहीं है, जिसको जो चीज होती है ना वो उससे ही दुखी रहता है। तो लेकिन अगर 24.9 मतलब उससे ऊपर, 25 से ऊपर होता है, और अगर 30 से कम है मतलब 29.5 होता है, इसका मतलब आपका वजन बढ़ रहा है। ध्यान देना शुरू कर दो, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है, कंट्रोल नहीं करोगे तो। और कंट्रोल पे जबान पे करना बहुत जरूरी है, अपने दिनचर्या पे जरूरी है। अगर ये भी कंट्रोल नहीं करते हो, 29.5 से भी ऊपर मतलब 30 से ऊपर हो जाता है, तो आप मोटापे में आ जाते हो, ओबीज हो भैया, आप मान लो। तो ध्यान करना शुरू कर लो पहले ही, जब भी आपका मीटर देखो बीएमआई इंडेक्स भी 25 से ऊपर जा रहा है, तो भैया कंट्रोल करना शुरू कर लो, क्योंकि अगर 30 से ऊपर पहुंचा गया तो आप मोटापे की श्रेणी में आ जाओगे, ओबीज कहलाओगे। और अगर 40 से भी ऊपर चला जाएगा तो मॉर्बिड ओबेसिटी है। देखा है ना, कई बार आप लोग कुछ प्रोग्राम्स आती हैं, इतने भारी भरकम, है ना, वो खुद तो उठ ही नहीं पाते हैं, कई लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग बड़े कॉन्शियस कर लेते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल दे, अदनान साहनी, अगर कुछ वो जो है ना सिंगर, और एक पाकिस्तान के बड़े सिंगर थे नुसरत फतेह अली, आपने देखा होगा, है ना, बैठते थे तो इतने मतलब दो तीन लोगों की शायद जगह लेके बैठे थे, और वो उठ ही नहीं पाते थे, उनको तीन चार लोग आगे मतलब उनको। तो ये बहुत ज्यादा वाली जो हो जाती है, तो उसकी वजह से आप देखते हो कि कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमारे होती है ओबेसिटी। अब सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण सबको पता ही है कि ऑब्वियसली शरीर के अंदर चर्बी बहुत ज्यादा जमा है, और कहाँ है, मध्य प्रदेश, सबसे इजी है फैट को वहां पर इकट्ठा होना, बड़ा आराम से
मस्त होके वहां पर आपके चर्बी जमा हो जाती है। जब वहां जमा हो जाती है तो क्या है, आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, आप अपने काम ठीक से नहीं कर पाओगे। जब आप काम ठीक से नहीं कर पाओगे तो आपको और उससे ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। क्या होगा, वजन इतना बढ़ रहा है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, सांस जल्दी जल्दी लोगे, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और पसीना बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी जो है उसमें गड़बड़ा जाएगा। शरीर में जितनी एनर्जी इतनी होनी नहीं चाहिए वो गड़बड़ हो रहा है, पसीना बहुत आएगा, खर्राटे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो फैट आपका बढ़ रहा है जगह जगह पे। तो सोने में भी ऑब्वियसली दिक्कत है, सीधा आप सो नहीं पाओगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी, करवट आपसे लिया नहीं जाती है, तो आपको प्रॉब्लम होगी सोने में भी। और जहां जहां स्किन के फोल्ड्स आते हैं वहां पे भी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है वहां पे, क्योंकि वो मॉइस्चर जमा रहेगा तो कई तरह के चमड़ी के रोग भी हो जाते हैं। सिंपल से सिंपल काम, मतलब सिंपल ही, आप अपना खुद का ही नहाना धोना नहीं करोगे, अगर इस कमरे से जाना है उस कमरे में नहीं जा पा रहे हो, सोफे पे बैठ गए तो सोफे से खड़ा होना मुश्किल है, तो क्या ये सारी सिंपल अगर टास्क भी नहीं कर पाओगे तो और वजन आपका धीरे धीरे और ही बढ़ेगा, तो ये आपके लिए एक समस्या हो जाएगा। फिर क्या है, कमजोरी लगेगी, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। इतना भारी वजन है तो आपके जोड़ों के ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना। तो इसका संबंध आपके फिर मानसिक स्तर पर भी पड़ेगा। तो क्या होगा, एक नेगेटिविटी आएगी, अपना कॉन्फिडेंस बड़ा लो फील होता है, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो, एक समाज में आप थोड़ा सा अलग हो जाते हो, क्योंकि आपको खुद ही महसूस होगा कि अरे वो सब इतने उससे कर रहे हैं, एकदम से चल दिए, आप उठ के चल रहे हो, स्लो स्लो काम कर रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में नहीं आ पाते हो। और बचपन से ही अगर जो बच्चों को होती है तो ये कॉमन चाइल्डहुड ओबेसिटी सिम्टम्स है। हम तो बड़े खुश होते हैं, अरे मेरा बच्चा बड़ा गोलू मोलू चबी चबी, गाल छेड़ने में ना बड़े मजे आते हैं, एक नॉर्मल होता है। लेकिन आप देखोगे कि जो जो हमारे पाश्चात्य, जो हमारे पश्चिमी जो देश हैं, वहां पर बच्चों में बहुत ही कॉमन होती है बचपन से ही शुरू, क्योंकि आप देखोगे वहां तो ऐसे लगता तो है वो सेब की तरह लाल लाल, बड़े टमाटर की तरह, लेकिन जो उनका अनुपात जो बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि मेन उनका जो काम है, उनका खान पान है, वो उधर बहुत ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम को कर रहा है। अगर आप देखोगे हमारे बच्चों में भी धीरे धीरे यही आ रही है, सारा दिन बच्चे टीवी के आगे बैठे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, पार्क में जाना ही नहीं चाहते, गर्मी लग रही है, एसी के आगे हिलना नहीं चाहते हैं, बस वो बेचारे गद्दे पे भी तरस नहीं खाते, भैया उसको भी सांस लेने दो दिन। तो धीरे मैम अमेरिका धीरे में इसके लिए वो वैक्सीनेशन चालू हो गया, 12 ईयर्स से वो आपको वैक्सीनेशन बच्चों को देना शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन तो ठीक है, लेकिन ये चीजें हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं, उसमें भी ठीक है कर देंगे। दवाई बस इंजेक्शन लगाया, बच्चों ने कौन सी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देनी है, वो अपना खान पान नहीं बदलेंगे, फिजिकल, हमारे देश में इतना नहीं होता था पहले, अब हो रहा है, अब बच्चे इतना नहीं जाते। मैं यही बात कह रही हूँ कि पहले हम लोगों का तो बचपन में हमें पता है कि कुछ नहीं तो पार्क में मिलते थे, शाम को गली में होमवर्क करके वही अपना पूरा वहीं पे खेल रहे हैं, पता ही नहीं होता था, धूल मिट्टी। आजकल के पेरेंट्स भी अरे नहीं 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 नहीं, चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, पैम्परिंग बहुत ज्यादा हो गई है, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी इतनी पता ही नहीं है। या तो स्पोर्ट्स भी अपनाएंगे तो ऐसे ही अपनाएंगे कि आप कहीं उसमें स्पेशल एकेडमी में लेके जा रहे हो, वो भी खैर अच्छा ही है, लेकिन कम हो गया है। लेकिन आज भी आप देखोगे गांव देहात के बच्चे वो एकदम ऐसे भागते दौड़ते रहते होंगे, वहां पे इतनी इस चीज की ज्यादा नहीं होगी, ये स्पेशली सिटीज में होती है, ऐसा नहीं है वहां के भी नहीं होती, पर ज्यादातर, है ना। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल ही मेन इसमें मैटर करता है। तो कॉमन चाइल्डहुड जो ओबेसिटी सिम्टम्स वो जो होते हैं कि आपके वही है, फैटी टिश्यू डिपॉजिट हो जाएंगे, स्पेशली जो ब्रेस्ट एरिया में होते हैं ना, तो काफी जो चेस्ट है उनकी बहुत हैवी हैवी सी लगेगी, स्ट्रेच मार्क्स होने शुरू हो जाते हैं आपके पीठ पे, हिप्स पे, और जो स्किन भी है ना फोल्ड टाइप हो जाती है और डार्क कलर की हो जाती है, वेलवेटी टाइप लगती है, जो कि एक प्रॉब्लम होती है, कैंथस नाइग्रेंस उसको हम कहते हैं। बच्चे में फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए इतनी क्षमता नहीं होती, सांस भी फूलने लग जाता है, बार बार बैठेगा सांस लेगा, तो ये सारी दिक्कत उसी हिसाब से है। और इसके साथ साथ स्लीप एपनिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है, सोते सोते अचानक से क्या होता है, कुछ क्षण के लिए आपकी आप सांस लेना रुक जाता है, नींद में होता है, अक्सर कुछ क्षण के लिए ही होता है, तो उसी समय एकदम क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को जा रही, वो जा रही, एकदम चौंक के उठते हैं। ठीक है, स्नोरिंग वगैरह भी जिनको होता है उसमें भी ऐसा हो जाता है, ये स्लीप एपनिया नहीं होते, तो जिनका
वजन बढ़ा हुआ होता है उनमें ऐसी चीज हो जाती है। उसके बाद क्या है, जब एक्टिविटी इतनी स्लो है, जब आप बाहर के शारीरिक एक्टिविटीज इतनी कम होती हैं, कल भी मैंने इस बात को कहा था, तो क्या होता है, अंदर के भी सिस्टम स्लो हो जाते हैं। भैया हम भी थोड़ा आराम कर लें, आते भी सोचते हैं, अरे भैया ठीक है ना, इतना खा रहा है, धीरे धीरे काम करेंगे, हम भी क्यों इतनी जल्दी, जब ये स्लो है तो हम भी स्लो हैं, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। स्लो चल रहा है काम, खाना आ रहा है धीरे धीरे पच रहा है, आते भी स्लो स्लो काम कर रही है। तो इस तरह से इससे हमें एसिडिटी की वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब जो पेट का है ना, वो हमारे ईसोफेगस में ऊपर की तरफ आता है, जो खट्टा सा पानी सा आपको वाटर ब्रश टाइप का जो होता है, या एसिडिटी होता है, तो ये इस तरह की आपको सीने में जलन टाइप की ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। और खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ही लो फील होता है, क्योंकि कोई भी हो थोड़ा सा लगेगा हाय मैं ये ड्रेस पहन लूं, 0 साइज फिगर होनी चाहिए, इस तरह से, क्योंकि आजकल हम शो ऑफ भी ज्यादा रहते हैं ना, तो वो देख के कि हाय मतलब मैं अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, या ऑफिस में भी जो काम कर रहा है देख रहे हैं बाकी तो भाग भाग के कर रहे हैं, तुरंत आ गए यहाँ कर रहे हैं, वो स्लो स्लो काम चल रहा है, तो बड़ा मन में जो एक सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है। इसकी वजह से देखा जाता है कि लड़कियों में तो प्यूबर्टी जल्दी हो रही है, मेच्योरिटी जल्दी आ रही है, और पुरुषों में मतलब लड़कों में, बॉयज ही कहना चाहिए, बॉयज में लेट हो रही है। ठीक है, लड़कियों में जल्दी प्यूबर्टी हो जाएगी, जो उनके एडल्टहुड के जो चेंजेस जो स्टार्ट होते हैं, जो एज होती है प्यूबर्टी की एज होती है, वो जल्दी आ रही है। जो यूजुअली पहले टीन एज में हम लोग कहते थे 12-13 साल की होते, आजकल देखोगे 8-10 साल की लड़कियों में ही वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लड़कों में थोड़ा डिलेड भी हो रहा है। ठीक है, और क्या होगा, वजन बढ़ा हुआ है तो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि वजन उसके ऊपर आ रहा है, तो हड्डियों के अंदर कई बार चेंजेस हो जाते हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फ्लैट फीट हो जाएगा, आपके नीज भी देखोगे ना, उनके बो लेग्स लगेंगी, टांगे जैसे मुड़सी गई हैं, या उनके हिप्स जो है डिसलोकेट हो जाएंगे, तो इस तरह की जो है आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा ही ओवर हो जाता है। एक होता है कि ठीक है थोड़े बहुत हैं कर लेते मैंने, है ना, एक है कि वो आपके सिवियरिटी की तरफ आ रहे हैं। ज्यादातर पश्चिमी देशों में हम इनको देखते हैं, यूएस वगैरह में आप देखते ही होगी, काफी प्रोग्राम्स आते हैं, आप अगर कुछ डिस्कवरी चैनल या एनजीसी वगैरह पे देखते हो, दिखाते हैं, तो उसको भी हम, जो उनका एक पर्टिकुलर जो बॉडी वेट होता है, उससे हम बीएमआई हमारा 40 से ज्यादा होगा तो मॉर्बिड ओबेसिटी में होगा। अगर 35 है, लेकिन उसको अगर साथ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज टाइप 2 का है, तो उनको बोल देंगे भैया ध्यान रख लो, अभी से ही तुम बहुत ज्यादा आगे मॉर्बिड की तरफ जाने वाले हो, यू हैव टू बी केयरफुल। वो एक्सट्रीम में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, तो वो जो हमारी सिवियरिटी वाली की तरफ चली जाएगी। तो अगर किसी को साथ में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो दे शुड बी केयरफुल। अब इसके कॉजेज क्या होंगे, ऑब्वियसली अनुपात बिगड़ा हुआ है, कैलोरीज इतनी बन रही हैं, आप उनको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, स्टोर हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, काम नहीं करना। अरे भैया आराम बहुत जरूरी है, काम करके क्या करना है, काम किस लिए करते हो, आराम करने के लिए करते हो ना, तो वो पहले ही आराम में लग जाते हैं, लेकिन अनुपात शरीर का बिगड़ जाता है, क्योंकि जो एनर्जीज जो पहले बन रही हैं आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो स्टोर हो गई स्टोर हो गई स्टोर हो गई, वो बढ़ रही हैं, अब इतनी बढ़ गई हैं, अब आप कुछ भी करने के उसमें नहीं रहे हो कि आप कुछ एक्टिविटी कर पाओ, तो धीरे धीरे ये इसका सबसे बड़ा कारण है, आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि हम लोगों के हैं, पुअर ईटिंग हैबिट्स उसी में आती हैं। आपको जो आजकल निशाचर हो गए ना सारे के सारे, रात को जैसे क्या कहते थे हम, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो तो होता ही नहीं है। क्या करते हैं, अरे रात भर ही चल रहा है, 1 मिनट, और प्रॉब्लम्स उनकी सब हो जाती है। 1 मिनट, हेलो जी भैया, हाँ 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 मैं भी बात करती हूँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, हमारा सबसे मुख्य कारण है हमारे जो जीवन जीने की जो शैली है जो बिगड़ी हुई है, उसके कारण हमारा खान पान। और इसमें अगर हमारा जो अगर जेनेटिक है, या मतलब फैमिली हिस्ट्री है, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, उसके कारण भी हमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ठीक है ना। तो ओवर कंजम्पशन ऑफ एडेड शुगर, जो कि आजकल हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से या जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो शुगर है, वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करता ही करता है। नेचुरल शुगर कभी भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जितना भी जो एडेड शुगर होता है ये प्रॉब्लम करता ही है। और ये हमारा सब खान पान इसी हिसाब से आजकल का हो गया है। इसके साथ साथ हम सैचुरेटेड फैट, जितना भी हम लोग जो फैट इंक्लूड करते हैं, जो घी चिकनाई, ये जो पूड़ी पराठे पकौड़े, ये सब कहीं ना कहीं ये जो है हमारे को बढ़ता है। इसकी वजह से हमारा, कल हमने पढ़ा था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस होते हैं। हमने देखा था ना, हमें आथेरोस्क्लेरोसिस जैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जम जाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी ये सब हमारे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। नॉट एनफ स्लीप, मतलब आप सही से नहीं सोगे, वही बात है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, आप अगले दिन काम करने के जो नॉर्मल स्थिति में नहीं रहोगे। धीरे धीरे यही दिनचर्या आपको कहीं ना कहीं जो है ऐसे रोग जो है, मोटापे जैसे रोग ही देना शुरू कर देती, क्योंकि बॉडी का सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। अगर आपके शरीर को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आप अगले दिन के लिए काम करने लगे, फिर अगले दिन भी आप आराम में ही रहोगे, तो वो प्रॉपर हमारी एनर्जी क्रिएट और उसको यूटिलाइजेशन वाला जो हमारा सर्कल है वो नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रेस। आपको पता ही है, बहुत ही एक मुख्य कारण होता है हमारा आजकल के जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है ये सब चीजों को ही कंट्रोल करता है ना। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। हमारे सिस्टम्स ठीक से काम करें, उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा मास्टर ग्लैंड। कौन था हमारा मास्टर ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन भैया उसका मास्टर भी कहीं ना कहीं तो कोई है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। यस, तो हाइपोथैलेमस उसको भी गुरु है ना। तो आज्ञा चक्र पे जो हमारा कौन सा है आज्ञा देने वाला? पिट्यूटरी ग्लैंड। पर उसको भी आज्ञा देने वाला कोई है, कौन है? सहस्त्रार चक्र जिसको हम कहते हैं। और उसी को करने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिटेशन। जितना भी स्ट्रेस को बुलाने के लिए आप क्या करते हो? रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, क्योंकि ब्रेन को कंट्रोल में करोगे वो अपने आप सब चीजों को कंट्रोल कर लेगा। फिर ये स्ट्रेस स्ट्रेस चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, ये सारे जितने भी आपके डिस्ट्रेस है ना, यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, अच्छे वाला स्ट्रेस। और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो स्ट्रेस है हमारा हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि स्ट्रेस से डील करने के लिए कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है? उसका भी हमारे बॉडी के वेट को बढ़ाने में भी रोल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? वही बात है कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करो और अपने आहार को ठीक करो। आहार कैसा होना चाहिए? लेकिन ये नहीं करना कि भैया अब मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी, खाना खाने से, इतना खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है। नहीं, वो नहीं करना है। सिंपल खाना खाना है, सुपाच्य खाना खाना है, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना है। बहुत ज्यादा गैप भी रखने से भी आपका जो है सिस्टम गड़बड़ाता है। ज्यादा गैप भी नहीं रखना है, लेकिन जो भी आपको खाना है थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन नो स्नैक्स इन बिटवीन। अरे भैया भूख लगा है, अब तो मैम ने तो कहा था कि रेगुलर मील पे खाते रहना चाहिए, चलो जी अब थोड़ा सा ना वो हल्दीराम वाला भुजिया खा लेती हूँ, चलो। अरे भैया मोमोज खाना थोड़ी ना होता है, खाने के टाइम पे तो खाना खाओगी, थोड़ा थोड़ा खाना है, चलो एक प्लेट मोमोज खा ले। तो बीच का कोई स्नैक्स का कुछ नहीं करना है। खाने के टाइम पे आपको जो अपना प्रॉपर खाना रखना है, सिंपल होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। जितनी भी जो फ्राइड तली हुई चीजें हैं, प्रिजर्व चीजें हैं, इन सबको टाटा बाय बाय कहना है, ताकि आपके लिवर के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर ओवरलोड ना पड़े, वो बेचारे अच्छे से एनर्जी बनाएं और अपना काम करते रहें। तो इसके लिए आप जितना कच्चा भोजन खाओगे, कच्चा भोजन का मतलब होता है फ्रूट्स, सब्जियां जो कि सलाद में आप खाते हो, खीरा है, टमाटर है ना। आजकल खाओ तरबूज, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? उसमें तो कितना 90% तो वाटर ही है, ककड़ी है। ऐसी चीजें खाइए। स्प्राउट्स खाइए, जिसको मतलब आग पे पकाना ही ना पड़े, वो भोजन देखिए कितना अच्छा है हमारा, है ना। स्प्राउट्स हो गया है, जो हमारी अंकुरित चीजें हैं, तो हल्का भोजन है तो हमारे पेट को भी आराम मिलेगा, तो अच्छे से सिस्टम काम करेगा। लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार बहुत सारे मिथ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। उनको लगता है कि भाई हमें ये करना चाहिए, इधर उधर का ज्ञान लेते हुए फास्टिंग के ऊपर चले जाते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है,
कि उनको पहचानना जरूरी है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या खाना है और आपको भूख मिटाने के लिए, मतलब एक अपने सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए आपको क्या करना है। तो एजुकेशन काउंसलिंग इज वेरी नेसेसरी, ताकि उनको अवेयरनेस भी रहे। और अगर हम योग की बात करते हैं तो हम अपनी शुद्धि क्रियाओं से हम अपने योग के अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। तो शुद्धि क्रियाओं में हम जो षटकर्मा का अभ्यास करते हैं, तो नेति और कुंजल, जिनसे कि उनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो, और नाक से हमारे ठीक है, क्योंकि प्राणवायु हमारी नाक के द्वारा ही जाती है, जो कि हमारे बाकी सारे प्राणों को कंट्रोल करती है। और उनको साल में एक बारी पूर्ण शंख प्रक्षालन के लिए भी प्रेरित करें, जिससे कि उनके जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी में वो क्लियर हो जाए और उनके सिस्टम्स ठीक से काम करें। फिर हम आसन की बात करते हैं। तो आसन, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा एडवांस आसन इनिशियली नहीं, जिनमें कि वो धीरे धीरे सहज रूप से काम कर सके। उनको ये ना हो कि एक दिन आप उनका कर दो कि नहीं आज ही तेरा इतना वजन तो मुझे कम करना ही है, कल को वो कहे टाटा बाय बाय हो गया बस भैया, वो उठेगा ही नहीं बिस्तर से जाने के बाद। तो ऐसा नहीं, उनका एनकरेज कराना है हमें कि हाँ अगले दिन भी उनको रहे। तो हर पर्सन का उसका इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको उसकी इम्पोर्टेंस बता के रिलैक्सेशन भी बीच में कराना है, उसको अवेयर करा के ही हमें करना चाहिए। और स्टार्टिंग में हम कुछ शक्ति बंद की सीरीज है या पवन मुक्तासन सीरीज होती है, लूजनिंग प्रैक्टिसेस हैं। फिर सूर्य नमस्कार वेरी बेनिफिशियल, अगर जो खड़े होके नहीं कर सकते हैं भैया हमसे बस कितना खड़ा, क्योंकि जिसका वजन बढ़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे। तो इनिशियली लेवल पे उनकी बॉडी को फ्लो में लाने के लिए आप चेयर सूर्य नमस्कार का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको धीरे धीरे और आसन बढ़ाएंगे। तो ऐसे आसन उनके ऊपर हमें ज्यादा कराने हैं जो कि उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे या स्पाइनल नर्व्स पे बहुत अच्छे से इफेक्ट करें, ताकि उनके शरीर का जो है मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहे और उनकी बॉडी की जो है फ्लेक्सिबिलिटी और उनके जो जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर हो। प्राणायाम में हम भ्रामरी, जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए है, नाड़ी शोधन हमारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए है। बहुत ज्यादा प्राणायाम नहीं कराना है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राणायाम से भूख ज्यादा उनकी बढ़ जाएगी, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, कराना है उचित मात्रा में इनिशियली लेवल पे। भस्त्रिका भी उनको हम कराएंगे, क्योंकि भस्त्रिका से हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे जो फैट रिड्यूस होता है। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलैक्सेशन से हमारे मानसिक स्तर पर भी बहुत ही फर्क पड़ता है। ओके, नेक्स्ट डिजीज ले लें। अगला डिजीज है हमारा डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप अपने खाना खाते हो उससे क्या होता है, एनर्जी बनती है। कैसे बनती है, कैसे बनती है एनर्जी? आपने स्कूटर में पेट्रोल डलवा दिया, स्कूटर भागने लग जाता है। खैर आजकल तो थोड़े ऑटो स्टार्ट वाले आ गए हैं। कैसे भागता है बताओ? आवाज आ रही है मेरी? हम फूड का ब्रेक डाउन होता है, पहले मैकेनिकल देन केमिकल। सो फिर उसके बाद वो स्मॉलेस्ट उसके यूनिट में आता है ग्लूकोज में, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब जी करती जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। तो जो भी हम खाते पीते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज और जो हमारे ब्लड में आती है, जो हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, दोनों मिलके एनर्जी बनाते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो भी एनर्जी नहीं बनेगी, या ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो भी एनर्जी नहीं बनेगी। तो डायबिटीज में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे रस रस जो है हमारे आंतों से जो रसों को, मतलब ग्लूकोज को चूस लिया जाता है और वो हमारे ब्लड में जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड में जाते हैं। अब ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, इसको एनर्जी बनाने के लिए भेजा जाता है, जब वहां पर ये एक एक सेल पे ऑक्सीजन के साथ मिलती है। लेकिन वहां पे भेजता कौन है? वहां पे भेजता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है जो हमारी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी बनाने के लिए आगे भेजेगा बॉडी के लिए, जहां पर जरूरत है। बट क्या होता है डायबिटीज में, ये इंसुलिन ही नहीं बनता। इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में। हार्मोन होता है इंसुलिन। अब पैनक्रियाज में क्या होता है, इस बीमारी में इंसुलिन नहीं बन रहा। अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो वो ग्लूकोज बेचारा ब्लड में ही रह जाता है। ब्लड में ही रह जाता है, जहां पे उसका डेस्टिनेशन होता है वह पहुंच नहीं पाता। थोड़ा बहुत वो अपने उससे पहुंच पाते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है, लेकिन हमारे
ब्लड के अंदर ही वो ग्लूकोज रह जाता है, तो एनर्जी इतनी नहीं बन पाती है, तो उसको बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इतना हम लोगों को एनर्जी नहीं मिल पाती है। ठीक है, ये होता है। तो अब ये इंसुलिन क्यों नहीं बनता है, क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। दो तरह के दो तो नहीं अभी बोलती मैं, हमारे डायबिटीज कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंड होता है पूरा का पूरा। इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, बिल्कुल बचपन से ही नहीं बनता। बचपन में एकदम से जो बच्चा होता है, थोड़े टाइम के बाद उसको पता चलता है, सिम्टम्स आते हैं कि भैया इसकी तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है बच्चों में ही देखी जाती है, बच्चों में ही हो जाता है। ये एडल्ट्स में कम होती है, शुरुआत में बच्चों में ही दिख जाती है, तो ये जुवेनाइल डायबिटीज कहलाती है। मैम जुवेनाइल, हेरिडेटरीज भी होता है क्या मैम? हाँ जी, हेरिडेटरीज होता है, अनुवांशिक भी होता है क्या ये डायबिटीज अनुवांशिक ही वन? होता है, ज्यादातर ये अनुवांशिक ही होता है। ठीक है ना, लेकिन कभी किसी को फैमिली हिस्ट्री नहीं पता, किसी के दादा परदादा को रहा हो, वहां से भी आ गई हो, ये यूजुअली आपका फैमिली हिस्ट्री का ही होता है, या यंग एडल्ट्स में हो जाती है, इनिशियली बच्चों में नहीं, तो इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है। इसमें आपके शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, तो आपको इसके ट्रीटमेंट में यूजुअली इंसुलिन दी ही जाएगी, दी ही जाएगी। इसमें जो भी जो कारणवश थे, उसमें बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, तो नहीं बनता है। तो यूजुअली ये छोटे बच्चों में या जो यंग एडल्ट्स होते हैं, उन्हीं में ही ये पाई जाती है। इसको टाइप 1 कहते हैं। ओके, तो जितने भी हमारे जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 10% लोगों को ये होता है, और सबसे कॉमनली जो मिलता है, ज्यादातर जो मिलता है, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 ये बाद में होता है, इनिशियली नहीं होता, बचपन से नहीं होता। बचपन से होगा तो वही होगा, ये बाद में होता है। बंदे का इंसुलिन ठीक बन रहा था, धीरे 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 उसके सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो नष्ट होते जा रहे थे, एकदम से कुछ नहीं हुआ। धीरे 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 सालों दर साल, 40-50 साल की उम्र में अच्छा धीरे धीरे लक्षण आने शुरू हो गए, कमजोरी रहने लग गई है, आजकल मुझे हाथ पैरों में दर्द, भैया तुम अपनी शुगर चेक कराओ। तब जाके पता चलता है, इनिशियली लेवल पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे इंसुलिन इतना नहीं बन रहा, बन तो रहा है पर इतना नहीं बन रहा जितनी इसकी जरूरत है, जितना वो ब्लड को जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करे। थोड़ा बहुत बन रहा है, थोड़ा बहुत वो दे आता है, थोड़ी बहुत कमजोरी हो रही है। उम्र के साथ साथ जब मेरे सेल्स भी बेचारे वीक हो रहे हैं, मुझे भी यार अब ना मेरे से काम नहीं होता, सारा दिन मैं ऑफिस भी करूं, बच्चों का भी करूं, पैरों में बहुत पेन रहने लग गया है, सोचो घुटने को दिखा लूं। भाई घुटने के तू बाद में दिखा, तू पहले शुगर चेक करा। तो वहां पे क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन धीरे 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 कम हो रही है, वो सेल्स धीरे 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 काम कम कर रहे हैं। ये यूजुअली एडल्ट्स में ही होती है। यहाँ पर भी फैमिली हिस्ट्री होती ही है, ज्यादातर डायबिटीज में आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये है ये, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज होती है। इंसुलिन शरीर के अंदर बन रही होती है, लेकिन कम बन रही होती है, उसमें तो होती ही नहीं है। इसके अंदर जो है इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है। फिर एक प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज से पहले आपको पता चल जाता है, जो जैसे कि लक्षण हो रहे हैं आपको पता चल जाएगा, सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन हल्का फुल्का जब आप देखते हो, अरे यार हाँ मेरी तो शुगर थोड़ी बड़ी हुई है, तो आप प्री डायबिटिक को ध्यान करना शुरू कर दो, आप नहीं तो डायबिटिक हो जाओगे। तो आप वहीं पर ही ध्यान कर लोगे, तो आप मतलब एक कंट्रोल सिचुएशन में हो अभी। ठीक है, ये प्री डायबिटीज की स्टेज होती है, जिसमें ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल से थोड़ा सा हायर होते हैं, पर इतने हाई नहीं होते कि आप डायबिटीज की आ जाओ। कहते हैं ना भाई अभी बॉर्डर पे है, ध्यान करना शुरू कर लो, अपनी डाइट वाइट पे और एक्सरसाइज करना शुरू कर लो, नहीं तो शुगर हो जाएगी, है ना। उसके बाद एक होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, कि जब वो आपको होती सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही है, उसके बाद ठीक हो जाती है। वैसे तो वो गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हो जाती है, और प्रेगनेंसी के बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन उनको भी हम बोलते हैं कि उनको बाद में होने के चांसेस हो सकते हैं, तो दे हैव टू बी केयरफुल। ओके, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये होने की
चांसेस होता है। तो टाइप 1 में यूजुअली फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि पेरेंट्स को या जो भी उनके फैमिली में है, तो उनको होने के चांसेस ज्यादा हैं। चोट लग गई पैनक्रियाज को, कोई भी एक्सीडेंट हो गया था, सर्जरी होनी पड़ी, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई कैंसर हो गया, उसके कारण भी क्या होता है, पैनक्रियाज वो बना ही नहीं रहा वो, ठीक है ना। फिर एक होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में बताया था मैंने क्या होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के सेल्स जो होते हैं ना, वो बेचारे गच्चा खा जाते हैं, उनको पता ही ना चलता भैया ये आतंकवादी है या भेड़ के वेश में भेड़िया बैठा है, वो हमारे ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। उनकी ना बुद्धि थोड़ी फिर जाती है हमारी इम्यूनिटी सेल्स की। वो क्या करते हैं, वो बाहर वालों को तो मारते नहीं है, वो हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो उसको तो मारते नहीं है जो हमारे जो इंसुलिन के उसके होते हैं, वो हमारी उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो उस कारण भी ये हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसके बाद है हमारा और फैक्टर्स जो है फिजिकल स्ट्रेस, मतलब कोई सर्जरी हुई है आपको या कोई ऐसी लंबी बीमारी हो गई है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिससे कि आपके वहां पे पैनक्रियाज में जो इन्फेक्शन फैल गया है, ठीक है ना। टाइप 2 में वही है हमारे फैमिली हिस्ट्री। दूसरी कुछ रेशेस होती हैं, जैसे कि जो बीइंग ब्लैक, हिस्पैनिक, उनमें इनके चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। पर ये हमारे एशियन अमेरिकन रेस होती है, कुछ पैसिफिक आइलैंडर, जो ये कुछ रेशेस होती है जिसमें होने के चांसेस होते हैं कि भैया वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चला ही आ रहा होता है, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा है ओवरवेट, ओबेसिटी, अभी हमने बात करी थी ना, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। जब मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है तो वो रेशो हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, हमारे हार्मोन्स बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा हमारा हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से भी, क्यों, हाई ब्लड प्रेशर में किडनी के ऊपर लोड आ रहा होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं भी हमारे डायबिटिक के इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, बिकॉज दीज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो मेटाबॉलिज्म जहां गड़बड़ होगा, हमें इस तरह के रोग होने शुरू हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ अब आपका जो कोलेस्ट्रॉल का भी गड़बड़ मामला है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल था एचडीएल वो कम हो रहा है। तो उसकी वजह से भी क्या इफेक्ट आता है, आपके बॉडी के अंदर जो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर इफेक्ट आता है। फिर कहीं ना कहीं आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती चली जाती है और आपको इफेक्ट आता है। और आप काम ही नहीं करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं, है ना। अरे कमा लिया बतेरा, क्यों कमाता है आदमी, आराम करने के लिए, आराम ही कर रहे हैं। वो धीरे धीरे, वही जो ओबेसिटी में अभी बता रही थी, वो आराम धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है, और वही आपका मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट होता है, आपको डायबिटीज जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो जैसे ओबेसिटी के साथ मैंने कहा था ना, एक के साथ एक बीमारी आती है, तो आपको हार्ट डिजीज या डायबिटीज ऐसी चीजें आपको हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज आपने देखा था, वो भी इसका रिस्क फैक्टर्स है। या जो बच्चे जो जन्म देते हो, जिन बच्चों का बहुत, जिनको बहुत वेट होता है जिन बच्चों का, तो वो देखा जाता है उनको भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम जिन महिलाओं में होती है, या कहें जिन बच्चियों में होती है, बेसिकली जिन लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे उसकी वजह से उनके भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। लेटर ऑन उनको डायबिटीज होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। जिनको हृदय रोग या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, उनको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन है या स्मोकिंग वगैरह है, ये भी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे कि अभी देखा, फैमिली हिस्ट्री होगी, कुछ रेशेस में होता है। ओवर वेट जो प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली, या ओबेसिटी हो जाती है। एक होता ही है कि आपका 10 किलो वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोगों का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो आपको डायबिटीज के होने में, वो आपको होने के चांसेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे 25 साल की लिखी है, लेकिन गेस्टेशन आजकल तो लेट ही होती है, प्रेगनेंसी, शादी ही लेट हो रही है, तो प्रेगनेंसीज भी लेट होती है, तो इसीलिए लेट उसमें आपको ये सब प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस होते हैं। अब सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के, 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। अगर 3 मुख्य सिम्टम्स आप देखोगे, कोई आपको बताता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। मतलब पॉलीयूरिया, पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, बार बार यूरिन आएगा, उसको बार बार जाना पड़ेगा। प्यास लगेगी, क्योंकि यूरिन ज्यादा है तो प्यास, पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत लगेगी। और पॉलीफेजिया, भूख ज्यादा लगेगी। अगर ये तीनों चीजें किसी को हो रही है, या इनमें से 2, या अगर एक भी हो,
और उसके साथ साथ जो बाकी सिम्टम्स भी हम देखेंगे, तो एक बार उनको बोलिए कि एक बार आप जाके अपनी जांच करा लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ उसको क्या लगेगा, क्योंकि वही एनर्जी तो बन नहीं रही होगी, तो उसको कमजोरी बहुत फील होगी। किसी को लगेगा आजकल ना थकान बहुत होती है, पैरों ना मेरे बहुत पेन रहता है, टायर्डनेस रहती है उसको, ठीक है ना। उसको जख्म जो होंगे वो धीरे धीरे ठीक होंगे, डिलेड हीलिंग होगी उसकी। चोट लग जाएगी ना तो उसका जख्म भी ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। इन्फेक्शन उसकी स्किन क्योंकि इस तरह से हो जाएगी, इन्फेक्शन का बहुत जल्दी चांसेस हो जाएंगे। मुंह सूखा सूखा रहेगा, स्किन बड़ी सूखी सूखी रहेगी, इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। और एक्चुअली 3 हमारे डायबिटीज जो है कॉम्प्लिकेशन, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है तो 3 हमारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वो 3 ऑर्गन्स कौन से हैं, हमारी आंखें, स्पेशली रेटिना। इसीलिए डायबिटीज वालों को बार बार बताया जाता है कि आप अपनी आई साइट चेक कराते रहिए अपनी आंखों पर, तो इसलिए उनको ब्लड विजन की प्रॉब्लम, दिखाई देने में उनको थोड़ा सा धुंधलापन लगेगा। तो अगर डायबिटीज जिनको भी हो वो उनको बताइए कि आप अपने रेटिन, आंखें तो जांच कराओगे लेकिन आंखों के साथ साथ रेटिना, स्पेशली जो दवाई डाल के देखते हैं ना डॉक्टर, जब थोड़ी देर के लिए आपको देखा, उस रेटिना चेक कराना बहुत जरूरी है। दूसरा जो ऑर्गन है वो है आपका किडनी। डायबिटीज वालों को किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्या होता है, ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज आता है तो ब्लड का वॉल्यूम गड़बड़ा जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम गड़बड़ा जाता है तो किडनी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां ब्लड फिल्टर कहाँ होने जाता है, किडनी पे होने जाता है। जब वहां पे ब्लड के अंदर जो उसके जो जितने भी आयंस हैं, जितने भी उसके हमारे ब्लड के अंदर वो गड़बड़ा कर रहे हैं, तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो किडनी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, उसके हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट आता है। तो क्या होता है, उसको जो है हाइपरटेंशन हो जाएगी, एक तो किडनी के ऊपर वो फिल्ट्रेशन ठीक नहीं कर पाएगा, और उसको पेशाब भी ज्यादा आएगा, पॉलीयूरिया भी होगा, तो किडनी की भी प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं। और साथ ही साथ थर्ड जो है हमारा, वो होती है हमारी नसें, नर्व्स। नर्व्स के ऊपर इफेक्ट आता है, इसीलिए जो है वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी उसका डिलेड हो रहा है, मैसेज नहीं जा रहा ना उसका हीलिंग के लिए, तो डिलेड हीलिंग हो जाती है। या उसको सुनपन, झुंझुनाहट सी उसको हाथ पैरों में लगेगी, उसको कई बार लगा मेरा हाथ पैर सो गया, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, तो नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वो भी ध्यान रखना है उनको। आपने देखा होगा, पहले सुना होगा कि कई लोगों के ना पैर में जख्म हो गया, हुआ ही नहीं, इतना नासूर हो गया, उसको काटना ही पड़ गया, उंगली काटनी पड़ गई, पैर का जो भी है, तो वो गैंग्रीन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाती है उनको, है ना, डिलेड हीलिंग होती है। और इसकी वजह से स्किन भी हमारी शुगर की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपोजर, थोड़ा सा बहुत ही ड्राई टाइप की होती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करने लग जाती है। तो फीमेल्स में यूटीआई वगैरह भी हैं, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं। मेन में क्या होता है, उनकी जो सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मसल्स में उनको इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती है, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होते हैं, अचानक से उसके सिम्टम्स अचानक से आते हैं, मतलब जब वो अगर डेवलप हो जाता है तो उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी दिख जाते हैं, तो इसलिए वो स्पेशली यंग वन में या टीनेजर में इतने आ जाते हैं। एडिशनल सिम्टम्स क्या होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह है, उल्टी का मन है, पेट में दर्द है, इन्फेक्शन है, यूटीआई बार बार हो रहा है। टाइप 2 में जो होते हैं, धीरे धीरे स्लो 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 चल रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है, बन तो रही है इंसुलिन, बॉडी ओवरकम कर रही है, लेकिन धीरे 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 इतना ज्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है कि फिर उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्री डायबिटीज उसको पहले होगी, जब उसी में वो अवेयर हो जाता है तो डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। जेस्टेशनल हमारे प्रेगनेंसी में यूजुअली होती है, इसलिए हर प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स जब भी आपको एडवाइस करें तो आप अपने टेस्ट जो है प्रॉपर हमेशा कराते रहने चाहिए। कई बारी उसको पहले कभी कुछ नहीं होता, प्रेगनेंसी में ही क्योंकि ये डेवलप हो जाती है। अब डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो क्या है टेस्ट होता है, वो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को देखते हैं कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। एक नॉर्मल मात्रा होती है जो होनी चाहिए, अगर उस मात्रा से ऊपर नीचे होता है तो हम उसको फिर देखते हैं कि वो कौन सी श्रेणी में आता है, प्री डायबिटिक में है, डायबिटिक में है। तो इसके लिए जो अलग अलग लेवल्स के होते हैं, फास्टिंग का होता है, रैंडम का होता है, A1C का होता है। फास्टिंग में खाली पेट ब्लड की जांच करी जाती है, देखने के लिए उसके खाली पेट, इसने खाना भी नहीं खाया तब भी इसके ब्लड में कितनी है शुगर है, ग्लूकोज है।
एक होती है रैंडमली, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप खाना खा के जाओ या खाली पेट जाओ, मुझे लग रहा है कि आजकल ना मेरे को कमजोरी है, चलो जी एक बार करा लो, अभी करा लूं, हाँ हाँ एक बार रैंडमली करा लो, एक पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। A1C जो होता है 3 महीने में एक बार टेस्ट होता है, इसमें जो हमारी बॉडी की कितनी टॉलरेंस है ग्लूकोज के उसमें प्रति, वो चेक करी जाती है। इसको HbA1c हम कहते हैं, क्योंकि हमारे जो हीमोग्लोबिन, जो प्रोटीन हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, तो इससे हम उस पता चलता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज की कितनी हम उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में कितनी क्षमता है। तो ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। और फिर एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, हम ओरली उसको ग्लूकोज देते हैं, जैसे ग्लूकोन डी आपने देखा होगा ना, उसको पिलाया जाता है और फिर उसके बाद एक उसका भी अलग अलग वो होता है, फिर टेस्ट करा जाता है अलग अलग, 1 घंटे बाद, 2-3 घंटे, वो एक होता है आवरली बेस्ड होता है। तो अगर फास्टिंग ग्लूकोज जो हमारी अगर 100 से नीचे है तो आप जो है ठीक हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, 100-125 के बीच में तो आप बॉर्डर लाइन पर हो, 126 से ज्यादा है तो आप डायबिटिक हो। रैंडमली देखेंगे 140 तक नॉर्मल ही होती है, 140 से 200 से नीचे है तो आप बॉर्डर लाइन पे, 200 से ऊपर आप डायबिटिक हो। A1C का टेस्ट जो होता है 5.7 जो है आपका नॉर्मल है, अगर 5.7 या 6.4 के बीच में तो भी आप बॉर्डर लाइन पर हो, अगर 6.5 से ऊपर है तो आपकी शुगर आपके कंट्रोल से बाहर है, भैया ध्यान कर लो। ओरल वाले में भी ऐसे ही हमारा इसका हम रेशो देखेंगे। अब नेक्स्ट डिजीज है हमारा थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज क्या है? हमारा थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिज्म को सॉरी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, हमारे बॉडी की फंक्शनिंग, हमारे बॉडी की ग्रोथ, ये सब चीजें यहाँ पर कंट्रोल होती हैं। तो क्या होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, अभी बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन हमारा जो है कंट्रोल करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड है ना, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका मास्टर बिठा रखा है हमने, एक टीचर बिठा रखा है भैया क्लास को कंट्रोल करने के लिए, या तो एक तरह से मॉनिटर हो जाते हैं ना, टीचर के आते ही सब एकदम सही काम करने लग जाते हैं। तो मास्टर ग्लैंड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? हमारा आज्ञा चक्र। देख लो, आज्ञा चक्र नाम ही इसलिए इसका दिया हुआ है, आज्ञा देता है सबको, भैया अपना सब ठीक से काम करो। ठीक है, अब आज्ञा चक्र को भी ऊपर कोई तो बैठा होगा ना, उस मास्टर के ऊपर भी हेड मास्टर कौन बैठा है? वो बैठा है सहस्त्रार चक्र, हाइपोथैलेमस। हजारों न्यूरॉन्स हैं, वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस मतलब हमारा ब्रेन, अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। तो हाइपोथैलेमस हमारे एक हार्मोन रिलीज करता है, वो होता है TRH। TRH वो बोलता है थायराइड को, भैया थायराइड को बोलो अपना काम ठीक से करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेज देता है TRH। TRH जाके पिट्यूटरी को बोलता है कि आप आगे अपना काम करो, थायराइड को कंट्रोल करो, वो भेज देती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करती है, पिन मारती है, भैया आप ठीक से काम कर लिए, ऊपर से प्रिंसिपल ने कहा है कि तू भैया ठीक से काम कर, कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक से काम करता है, वो अपने हार्मोन्स बनाता है। कौन से बनाता है? T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड जो कैल्शियम को कंट्रोल करता है, पढ़ा था हमने एनाटॉमी में, है ना। T3 और T4 हमारे बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, चयापचय जो प्रक्रिया होती है ये उसको कंट्रोल करते हैं। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा थायराइड तो क्या होगा? नहीं मैं नहीं कहना मानता, टीचर ने बोला हाँ हाँ हाँ, अरे टीचर नहीं देख रही, छोड़ ना, मैं नहीं कल होमवर्क करके आऊंगा, मैं नहीं क्लास वर्क कर रहा, मैं नहीं कॉपी पे कवर चढ़ाता, क्या हो जाएगा? बॉडी का काम ठीक से नहीं होगा, T3 T4 ठीक से नहीं बनेगा, T3 T4 ठीक से नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, तो हमारे को बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। वो क्या करता है? अच्छा मैम ने ऐसे कहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा बना देगा, ज्यादा बना देगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा। या अगर कम बनाएगा गुस्से में तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बॉडी की फंक्शनिंग उसी हिसाब से होगी, फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो आगे देखते कि क्या होता है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर TSHO वहां से थोड़ा सा कम रिलीज हुआ, T3 T4 ज्यादा ज्यादा बन गया तो क्या होगा? हाइपर थायराइडिज्म, क्योंकि T3 T4 ज्यादा मात्रा में है। ठीक है ना,
वो ज्यादा मात्रा में है। अगर दोनों में से दोनों नॉर्मल थे लेकिन टीएसएच है, तो भी ये हमारा एक बॉर्डर लाइन पे हमें पता चल जाएगा कि हो सकता है कि अगर टीएसएच प्रॉपर आ नहीं रहा, ये इतना ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो बॉर्डर लाइन पर है। T3 ज्यादा होगा तो T3 टॉक्सिकोसिस करके प्रॉब्लम होगी, T4 ज्यादा होगा तो T4 जो थायरोडाइसिस जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे उस हिसाब से प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब क्या है कि लो हो जाता है तो हमें जो एक यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम है और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म करके प्रॉब्लम हो जाती है। अब टीएसएच तो ज्यादा है लेकिन हमारे ये कम कम है, तो क्या हो गया, कम कम है तो हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हमारे कम काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो अब हम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का डिफरेंस देख लेते हैं। हाइपो, कम निकला था थायराइड से हार्मोन, स्लो काम चल रहा है, हम भी भैया स्लो ही काम करेंगे, उसने हार्मोन ही नहीं ठीक से भेजा, मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है, एनर्जी इतनी बन नहीं रही, धीरे धीरे काम करेंगे, क्या हो जाएगा, जब आप आराम करोगे तो मोटापा ही आएगा। तो हाइपो ओ ओबेसिटी, कम हो गया है, स्लो हो गया है, हर चीज स्लो हो गई है, क्या हो गया है, हार्ट बीट स्लो हो गई है। स्लो स्लो करोगे तो भैया वजन ही बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, आते भी स्लो स्लो काम कर रही हैं, कॉन्स्टिपेशन होगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंच नहीं रहा, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, भैया ठंड भी नहीं वो हो रही, क्योंकि टेम्परेचर जो है स्लो हो गया एक तरह से, तो ठंड ज्यादा सी लगे उसे बर्दाश्त नहीं होगा, माइंड भी स्लो काम करेगा, डिप्रेशन आ गया है, कमजोरी लग रही है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, पीरियड्स भी मेरे गड़बड़ होंगे क्योंकि हार्मोन ठीक से नहीं निकल रहे हैं, तो मेरे ओवरी की मेच्योरिटी ठीक नहीं होगी, वहां पे मेरे पीरियड्स ठीक नहीं आएंगे, मसल्स में भी एनर्जी पहुंच ही नहीं रही है, भैया मेरे तो मसल्स भी दुख रहे हैं, बालों में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, मेरे तो बाल भी रूखे बेजान हो गए हैं, चेहरा मोटा मोटा ही लगेगा क्योंकि वजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में फाटा फाटी, जल्दी जल्दी सब कुछ, जल्दी जल्दी एनर्जी बनाओ, जल्दी जल्दी एनर्जी बनाओ, अरे रोक तो लो, मुझे दे तो दो थोड़ी एनर्जी, अरे टाइम नहीं है, तू छोड़, तू मत ले, बस बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ। क्या करेगा वो, रैपिड हार्ट बीट हो गई है, इतनी एनर्जी बढ़ रही है, उसका वजन भी घट रहा है, उसको मिल ही नहीं रही एनर्जी, थका थका लगेगा वो भी, काम उसका वजन कम ही हो गया, उसको एनर्जी मिल ही नहीं रही, बस बनाओ निकालो बनाओ निकालो, बाल भी उसके झड़ रहे हैं, एनर्जी नहीं मिल रही, इनफर्टिलिटी हो गई, मसल्स में भी एनर्जी नहीं मिल रही है, नर्वसनेस होगी, हाय हाय मैं क्या करूं मैं क्या करूं, परेशान रहेगा, है ना। पीरियड्स में भी क्या होगा, एनर्जी नहीं मिल रही, उसके पीरियड्स में भी गड़बड़ शुरू हो जाएगी, हार्ट बीट तेज हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, गैसेस ज्यादा बन रही है, आंखें बाहर की तरफ आ रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो ये हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के उस हिसाब से होता है। अब इनके कारण क्या होते हैं, कारण एक तो जन्मजात आपके थायराइड ग्लैंड की ही कुछ उसकी एनाटॉमी कुछ बिगड़ी हुई हो, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई हो, पिट्यूटरी आपका ठीक से हार्मोन नहीं बनाएगी, उसने टीएसएच ही ठीक से नहीं बनाया, तो जब वो टीएसएच ही नहीं बनेगा तो भैया हम थायराइड को कैसे काम करवाएंगे, टीचर ही एब्सेंट रहती है, टीचर ही स्कूल नहीं आती है, वो आती ही नहीं है, बच्चे कहाँ से क्लास में क्या होगा, हुड़दंगी मचाएंगे, जब वही है ना कि अफसर ही नहीं सर पे तो फिर कर्मचारी क्यों करेंगे, वो भी आराम करते रहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्योंकि हमारे को जो हार्मोन्स इम्बैलेंसेस कई बार हो जाता है, क्योंकि प्री एक्लेम्पसिया एक हमारी स्टेज होती है जिसमें कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। आयोडीन की कमी की वजह से, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आयोडीन की प्रेजेंस में अच्छे से काम करते हैं, तो आयोडीन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी जो होती है वो उनमें ज्यादा होती है जो समुद्र से दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो स्पेशली पहाड़ वहाड़ पे आप कह सकते हो, तो जो समुद्र के आसपास रहते हैं उनको वहां के खान पान से मिल जाता है यूजुअली, तो इसलिए आयोडीन का वो रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हाइपरथायराइडिज्म ऑटो में हम अगर देखेंगे तो फैमिली हिस्ट्री हो किसी की, ऑटोइम्यून डिजीज भी हो जाता है डायबिटीज में, जैसे कि उनको होने के चांसेस हो जाती हैं, और कई बार कोई बहुत ज्यादा हाइपरथायराइडिज्म कर ले लेता है तो उसको हाइपो, मतलब बहुत ज्यादा बन रहा था उसने स्लो कर दिया तो उसको हाइपर हो जाता है, तो वो देखना पड़ता है कि आपका रेगुलर हो। अपने एक्सप्रेशन केंद्र में कैसे अपने को थमनी को एनर्जी मिल जा रहा है,
श्वास पोल को एक्सपेंड होता है, अनुभव करें। कोई बोल रहे हैं क्या? राइट हैंड आगे रखना है, लेफ्ट हैंड जी, पीछे पुष्पा रखना जी, है। हमारी उसके कमेंट बाद कीजिए, हाथ पुष्पा जी, रखेंगे पुष्पा के जी, अनुसार श्वास पुष्पा लीजिए, जी, फिर समय खींचे अपने हाथों को। मुझे प्लीज कोई उनको अनम्यूट करिए, पुष्पा जी, माइक म्यूट कीजिए। छोड़िए उनको, फिर मैं अपना एक मिनट मैं रिमूव कर देता हूँ। प्लीज आप कर दीजिए। तो रेडिएशंस कई बारी जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है या एक्सरे का एक्सपोजर वगैरह होता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, या किसी की सर्जरी हुई हो, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम सी हो जाती है। जो हाइपोथायराइडिज्म की जो कॉम्प्लिकेशन है, गॉइटर नाम का एक रोग हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि हार्मोन ठीक से नहीं बन रहा, तो जो ग्रंथि जो होती है वो बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। देखा होगा ना कईयों की गर्दन बहुत मोटी मोटी सी लगती है ना, वो गॉइटर, आंखें भी फिर थोड़ी उनकी बाहर, और बहुत सारी। तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी उनको इस वजह से हो जाती हैं, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारा बन जाता है। अब हम देखेंगे कि हम इसमें योग के माध्यम से हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो डायबिटीज में हम अपनी दिनचर्या को, आहार को, हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा हम ध्यान करेंगे। तो लो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर फ्री ऐसी चीजें हमें लेनी है। सुपाच्य भोजन की जो हमेशा ही बात करते हैं, इसमें भी हमें ध्यान रखना है। तो जितना भी एडिशनल शुगर है वो हम इसको स्पेशली कट करेंगे। हर उसको जो भी आप डायबिटीज, जो भी हम आप आसन वगैरह कराएंगे, तो जैसे पहले हफ्ते हम इजी से स्टार्ट कराएंगे आसन में, उसको पवन मुक्तासन सीरीज, वज्रासन वगैरह है। प्राणायाम में हम भ्रामरी और नाड़ी शोधन से स्टार्ट कराते हैं, उसको षटकर्मा में नीति कराएंगे, और रिलैक्सेशन में उसको शवासन में हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग कराएंगे। अगले हफ्ते में फिर हम एक दो और चीजें इंक्लूड कर देंगे। आसन में हम शक्ति बंद सीरीज को बढ़ा देंगे, प्राणायाम में हम भस्त्रिका को कर देंगे, षटकर्मा में हम उसको थोड़ा कुंजल का करा देंगे, रिलैक्सेशन में हम योग निद्रा से, और मेडिटेशन, क्योंकि हमारे मेंटल लेवल पे बहुत इफेक्ट करता है। फिर तीसरे हफ्ते में हम सूर्य नमस्कार इंक्लूड कर देंगे। प्राणायाम में हम कुछ बंधों का भी और कुछ उनको जो है कुंभक का अभ्यास बढ़ाएंगे। पूर्ण शक प्रक्षालन या लघु शक प्रक्षालन का उनको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस तरह से हम उनकी अलग अलग एक्टिविटीज को बढ़ाते हुए ट्रीटमेंट देंगे। अब थायराइड में बेसिकली हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट देना है, जो हमारे थ्रोट पे इफेक्ट पड़े। तो हमारी जो आसन होते हैं, जैसे सर्वांगासन, मत्स्य आसन, विपरीत करनी, या बैकवर्ड बेंडिंग वाले, उष्ट्रासन भी है जैसे, है ना, जो बैकवर्ड बेंडिंग है, भुजंगासन, आप देखोगे आपके नेक पे बहुत इंपैक्ट आता है। तो हम ऐसे ऐसे आसन जो उनको कराएंगे। सूर्य नमस्कार क्यों? क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे बहुत इफेक्ट करता है। तो मैंने हमेशा बताया, कोई भी आपका जो भी एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, उसमें हम सूर्य नमस्कार जरूर इंक्लूड कराएंगे। उसके बाद उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए पवन मुक्त आसन की सीरीज से कराते हुए फिर हम उनको और आसन बढ़ा देंगे, जैसे कि सुप्त वज्रासन है, कंधार आसन है, ग्रीवा आसन है, सिंहगर्जासन है। सिंहगर्जासन क्योंकि गले के ऊपर इफेक्ट आता है, जब आप जोर से, जब आप थ्रोट ओपन करके जब आप सिंह की तरह गरजते हो, ठीक है ना। शीर्ष पाद भूमि स्पर्श आसन। प्राणायाम में हम उज्जयी प्राणायाम, दी बेस्ट फॉर द थायराइड डिसऑर्डर्स, आप उसको कराइए, देखिए उनको कितना अच्छा इंपैक्ट मिलता है। और फिर नाड़ी शोधन, ऑब्वियसली नाड़ी शोधन भी हमारे दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हाइपर थायराइड वालों को हम शीतली शीतकारी कराएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ा हुआ है। हाइपो में स्लो है, तो हम उनको भस्त्रिका कराएंगे। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और डाइट में हम ऐसी चीजों को इंक्लूड करेंगे जिससे कि आयोडीन की कमी हम अपने खाने से ही पूरी कर सके, ठीक है ना। तो ये आज के हमारे मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की बात हमने करी है। ओके, कहाँ से आया? ओके, अभी किसी के कुछ प्रश्न हैं तो आप